नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं जसजीत कौर और आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने जिस कहानी की शुरुआत की थी, आज की वीडियो में भी हम उसी कहानी के आगे वाले अंश को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है, उसमें कौन-कौन सी घटनाएं घटित होती हैं जो कि एक कहानी को आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके समक्ष यहाँ पर एक मिलान प्रस्तुत किया गया है। ये मिलान पिछली ही वीडियो में जो कहानी का हमने पहला भाग पढ़ा था उसी से संबंधित है। तो यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप इस मिलान को कर पाएंगे, जिसमें कि आपको खंड क को खंड ख के साथ मिलान करना है। और यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देखें और भाग एक को देखें और उसके बाद आकर इस वीडियो को आगे आप देख सकते हैं और कहानी के आगे वाले भाग को समझ सकते हैं। तो आपको अब इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और बताना है कि कौन सा बिंदु किसके साथ मिलान होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस कहानी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा और इसके जो रचयिता है वो है स्वयं प्रकाश जी। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्वयं प्रकाश जी ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य में अपनी रचनाएं लिखकर एक महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने निभाया है। तब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो अब जो कहानी की यहाँ से शुरुआत होती है वो है कि नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह एक सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब भी पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कुतूहलभरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब यहाँ पर लेखक क्या बताते हैं? लेखक बता रहे हैं कि जो हालदार साहब थे, हमने देखा था कि किस प्रकार से उन्हें हर बार कस्बे से गुजरना पड़ता था, क्योंकि वो एक जो फैक्ट्री थे उनके मैनेजर थे, तो उन्हें उस सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। और उस कस्बे में उन्होंने देखा था कि चौराहे पर एक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई है। अब वो मूर्ति के बारे में टिप्पणी देते हैं कि मूर्ति जो थी वो बहुत ही सुंदर बनी थी। उन्होंने मूर्ति को उन्होंने इस प्रकार से रंग किया था कि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने फौजी वर्दी पहनी हुई है। और वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देखकर उन्हें जो भी सुभाष चंद्र बोस जी ने नारे दिए थे, जैसे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा या फिर दिल्ली चलो, ये जो उनके द्वारा प्रसिद्ध नारे हैं ये उन्हें याद आ जाते थे। और फिर वो बताते हैं कि लेकिन मूर्ति में एक ही कमी थी, वो कहते हैं, और वो कमी हम सबको दूर से ही मालूम पड़ती थी। और वो कमी क्या थी? कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा लगा था, वो चश्मा पत्थर का ना होकर बल्कि एक रियल चश्मे का एक चौड़ा फ्रेम उन्होंने मूर्ति पर लगा दिया था। अब हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी की हमने जितनी भी तस्वीरें देखी हैं उन्हें चश्मा लगा हुआ था, लेकिन वो अब कस्बे वाले लोग क्या करते हैं, अब वो मूर्तिकार तो शायद चश्मा बनाना भूल गया होगा या फिर वो चश्मा बना नहीं पाया होगा, तो उन्होंने एक जुगाड़ लगाया कि उन्होंने उस मूर्ति को एक असली चश्मा पहना दिया। और वो उस चश्मे को देखकर, जब वो एक रियल चश्मा देखते हैं तो वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा उनके मन में जिज्ञासा भरी एक मुस्कान जागती है। कुतूहलभरी का अर्थ होता है जिज्ञासा भरी मुस्कान जागना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होकर और उत्साहित होकर वो उस मूर्ति को देखकर उनके एक मन में और एक मुंह पर मुस्कान फैल जाती है। और वो बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आइडिया भी बहुत अच्छा है कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा तुम रियल लगा दो। तो इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो इस भाग में वो यही बताते हैं कि किस प्रकार से मूर्ति में जो कमी थी, जो हमने पिछले भाग में देखा था कि मूर्ति में उन्हें एक कमी दिखाई देती, और वो कमी क्या थी? वो चश्मा जो था वो पत्थर का ना होकर उन्होंने रियल चश्मा लगाया था। तब आपके समक्ष यहाँ पर एक गतिविधि है, वो क्या है कि वाह भाई क्या खूब आइडिया है। तब इसमें हम देख सकते हैं कि वाह भाई क्या खूब, तो ये जो है
ये विस्मयादि बोधक शब्द है। अब विस्मयादि बोधक शब्द आप अवश्य ही जानते होंगे कि वो क्या है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि विस्मयादि बोधक शब्द वह होते हैं जिनसे कि हम अपनी भावनाओं को एक अच्छे रूप से और स्पष्ट रूप से दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हम अपनी शोक भरी भावनाओं को या फिर खुशी की, हैरानी की, तो इन सब शब्दों से हम अपनी भावनाओं को अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर आपके समक्ष 4 वाक्य दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है कि ये वाक्य आपके गद्य से ही लिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इन वाक्यों के पहले कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द लगेगा जिससे कि ये वाक्य पूरे हो जाएंगे। जैसे पहला वाक्य है कि डैश नेताजी की मूर्ति तो सुंदर बनी है, तो आपको बताना है कि आप इसके आगे कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द लगाओगे। तो आपको इनके उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो चलिए, अब आपके समक्ष यहाँ पर एक प्रश्न है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि इन चारों विकल्पों में से आपको एक उपयुक्त विकल्प चुनकर इसका उत्तर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो प्रश्न क्या है कि हालदार साहब के चेहरे पर कुतूहलभरी मुस्कान क्यों फैल गई? नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर, या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपको इसमें से एक सही विकल्प चुनना है और उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तब हम आगे बढ़ते हैं और अगले हिस्से को देखते हैं। तो मैं इसका वाचन करती हूँ। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कुतूहल और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब यहाँ पर लेखक क्या बताते हैं? लेखक बताते हैं कि हालदार साहब अब उस मूर्ति को देखकर अब वो फिर से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो क्या सोचते होते हैं? वो कहते हैं कि जो एक हम देखते हैं कि जो कस्बे के लोगों द्वारा एक रियल का चश्मा लगाया गया था, वो कहते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास उन कस्बे के लोगों द्वारा किया गया था, क्योंकि अब वो उन लोगों को पर दूसरी तरफ कटाक्ष कर रहे हैं जो आजकल देशभक्ति का भी मजाक उड़ाते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि ये जो उन्होंने पंक्ति बोली है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब आपको मुझे बताना है कि इसमें जो हमारे समाज की किन स्थिति या फिर किन लोगों की ओर इशारा किया गया है। आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो यहाँ पर अब वो क्या कहते हैं, अब हालदार साहब को वो यही बता रहे हैं। हालदार साहब वो यही सोचते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो कि उन्होंने कस्बे में एक मूर्ति स्थापित की और उस पर भी यदि वो चश्मा बनाना भूल गए तो उन्होंने एक रियल चश्मा लगाया। वो अब उनके प्रयास को वो कहते हैं कि ये बहुत ही प्रशंसापूर्ण प्रयास है और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ वो उन लोगों के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे हैं जो देशभक्ति की मजाक उड़ाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि जब वो दूसरी बार अब कस्बे से गुजरे, अब ये कुछ दिनों बाद की कहानी बता रहे हैं कि दूसरी बार जब वो फिर कस्बे से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति पर जो चश्मा लगा था वो फिर से बदला हुआ है। पहले जैसे हमने देखा कि चौकोर फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था, तो यहाँ पर चौकोर फ्रेम वाला पहले चश्मा लगा हुआ था। चौकोर फ्रेम वाला चश्मा इस प्रकार से होता है जिसके चारों कोने बराबर होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अब क्या हो गया था, अब गोल तारों के फ्रेम वाला चश्मा वहां पर मूर्ति पर लगा दिया गया था। अब वो इस बदले हुए चश्मे को देखकर अब वो और ज्यादा उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है और वो बोलते हैं कि ये आइडिया भी अच्छा है कि अगर मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, क्योंकि मूर्ति तो पत्थर की बनी है, लेकिन वो चश्मा तो बदल सकती है। इसलिए वो जब भी वहां से गुजरते वो देखते कि मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ था। तो ये है यहाँ इस गद्य में उन्होंने यही बताया गया है कि किस प्रकार से मूर्ति पर चश्मा अब फिर से बदला हुआ था और उस बदले चश्मे को देखकर उनके मन में क्या भावना उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर आपके समक्ष एक प्रश्न है, आपको उसका उत्तर देना है कि दूसरी बार
हालदार साहब जब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति के किस भाग में उन्हें अंतर दिखाई दिया? अब आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो हम बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। तो मैं इसका वाचन करती हूँ। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कुतूहल दुर्दर्शनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थुरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समय समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं, जैसे कि हमने पिछले भाग में भी देखा कि किस प्रकार से जो वो एक जो मूर्ति पर चश्मा होता है वो बार बार बदलता रहता है। अब वो बताते हैं कि तीसरी बार जब वो फिर से गुजरते हैं तो एक नया चश्मा वहां पर लगा होता है। अब वो उस चश्मे को देखकर अब उनके मन में हैरानी उठती है और जिज्ञासा उठती है कि आखिरकार ये चश्मा कौन बदलता होगा। अब पहले क्योंकि अब उनकी आदत बन गई थी कि वो उस कस्बे से गुजरते ही गुजरते, और वो उनकी दिनचर्या थी कि वो उस कस्बे से जब भी गुजरते उन्होंने चौराहे पर उस मूर्ति को पक्का वो देखते थे कि उस मूर्ति में क्या अंतर दिखाई देता है उन्हें। वो पान खाने के लिए जब वहां पर खड़े होते थे चौराहे पर, एक दुकान थी पान वाले की, तो वहां पर वो पान खाते थे और उसी समय वो उस मूर्ति को भी देखते थे। अब वो जब देखते थे कि बार बार मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है, जब भी वो आते हैं और मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होकर वो पान वाले से ही प्रश्न पूछते हैं कि क्यों आपके ये जो मूर्ति पर चश्मा है ये वो कौन बदल देता है और क्यों ये बार बार बदलता रहता है। अब उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो रही थी। तो उन्होंने जो पान वाला था, अब उन्होंने उसके बारे में बताया कि वो कैसा एक मोटा काला व्यक्ति था और दिखने में वो बहुत खुशमिजाज सा लगता था, कि वो हंसमुख किस्म का आदमी था। तो उन्होंने बताया कि उस पान वाले ने बताया कि ये जो मूर्ति पर चश्मा है वो एक आदमी है उस कस्बे में रहने वाला जिसका नाम है कैप्टन चश्मे वाला। तो वो क्या करता है, वो इस मूर्ति पर चश्मे को बदल देता है। तो अब वो कुछ समझ नहीं पाते हैं जो हालदार साहब हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो कैप्टन भी, जो कैप्टन चश्मे वाला है, वो भी क्यों बदलता है बार बार चश्मा। तो अब आपको ये कल्पना करनी है कि आपके अनुसार जो कैप्टन है वो बार बार मूर्ति पर लगा चश्मा क्यों बदल देता होगा। अब आपको इसको कल्पना करके आपको अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, और हम इसी प्रश्न का उत्तर अगली वीडियो में जानेंगे कि क्यों आखिरकार जो कैप्टन चश्मे वाला है वो क्यों मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। तो अब आपके समक्ष यहाँ पर एक प्रश्न भी है कि आपको इन दोनों कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला जो कथन है वो है, कैप्टन चश्मे वाले बार बार मूर्ति का चश्मा बदल देता था। और दूसरा है कि हालदार साहब ने बार बार बदलते चश्मे को देखकर उत्साहित होकर पान वाले से इस बारे में पूछा। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमने आज की वीडियो में जो नेताजी का चश्मा है उसके अगले भाग को देखा और देखा कि किस प्रकार से जो मूर्ति में कमी थी चश्मे की, उसके पीछे क्या कारण था और वो क्यों बार बार बदलता रहता था। तो अब आगे वाली वीडियो में हम इसके आगे, कहानी के आगे वाले भाग को देखेंगे और देखेंगे कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। धन्यवाद।